बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं विब्रियो की। विब्रियो जीनस के अंदर हमारे पास 3 स्पीशीज़ आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा कराता है कॉलरा। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस जो होता है कराता वो भी डायरिया है, लेकिन विब्रियो पैराहीमोलिटिकस के बारे में ये बात याद रखना कि ये सी फूड के रिलेटेड है। जब हम इम्प्रॉपरली कुक्ड सी फूड लेते हैं उसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज़ विब्रियो पैराहीमोलिटिकस। उसके बाद विब्रियो वल्निफिकस जो होता है वो सेलुलाइटिस कराता है, सेप्सिस कराता है, उसका डायरिया से कोई लेना देना नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो विब्रियोज जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। होते ये इंटेरिक ट्रैक के बैक्टीरियाज हैं, होते ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर कर्व्ड। याद रखना, देयर आर 3 कर्व्ड बैक्टीरियाज, द विब्रियो कॉलरा, विब्रियो हेलिकोबैक्टर एंड द कैम्पाइलोबैक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके सेल वाल के अंदर ओ एंटीजेंस होती हैं। ओ एंटीजेंस की बेस पे हम इसको डिफरेंट सीरो ग्रुप्स पे डिवाइड कर देते हैं। अब जो O1 और O39 139 सीरो ग्रुप्स होते हैं वो एपिडेमिक डिजीज़ कराती हैं, ठीक है। और जो नॉन ओवन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पोरेडिक डिजीज़ कराती हैं या फिर वो नॉन पैथोजेंस होते हैं। इसके अगले जो 2 पैराग्राफ हैं उनको जस्ट एक दफ़ा रीड कर देना, बाकी उनमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें आपको कई दफ़ा आपको एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक इस तरह के वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन देख लेंगे। जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक का से मुराद ये है कि जो डिजीज़ है वो एक कम्युनिटी में फैल रही है, ठीक है। जो स्पोरेडिक है या फिर जो हमारे पास एंडेमिक डिजीज़ है उसका मतलब ये है कि जो डिजीज़ है वो एक प्रॉपर रीजन में है, उस रीजन से बाहर नहीं गई हुई है। एंड द पेंडेमिक मीन्स द डिजीज स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि कोरोना इज़ द पेंडेमिक। और अगर एक कम्युनिटी में है तो इसका मतलब एक एपिडेमिक, और अगर ये किसी एक प्रॉपर रीजन में है तो दैट इज़ एंडेमिक। स्पोरेडिक का भी यही है कि रेयर केसेस जो होते हैं दोज आर स्पोरेडिक डिजीज़। अब विब्रियो कॉलरा की पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो ये बात याद रखना कि आपको जहाँ पे भी बुक में पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी गिवन है तो वहाँ से आपने सिर्फ पैथोजेनेसिस करनी है, एपिडेमियोलॉजी वाला टॉपिक आपने नहीं करना। अब विब्रियो कॉलरा का सबसे पहले रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो अगर वाटर या फूड की फिकल कंटामिनेशन हो जाए ह्यूमन सोर्सेज से, वो वाटर या फूड इंटेक की वजह से विब्रियो कॉलरा ट्रांसमिट होता है। आगे इसके कैरियर्स वगैरह के बारे में बताया वो आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में अगर आपको विब्रियो की पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से आ गई है तो आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की पैथोजेनेसिस तैयार हो जाएगी, क्योंकि ढेर सारे बैक्टीरियाज इसी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यूज़ करते हैं। अब पैथोजेनेसिस में सबसे पहले बैक्टीरिया ने जाके इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करना है, वहाँ पे अपने लिए जगह बनानी है और उसके बाद उसने एंटेरोटॉक्सिन को रिलीज़ करना है। अब कैसे होगा कॉलोनाइजेशन के लिए? सबसे पहले अगर उसने कॉलोनाइजेशन करनी है तो उसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्टोमक का एसिड होता है उसके लिए सेंसिटिव होता है। स्टोमक का एसिड जो होता है वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है। अगर स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरियाज जाएंगे तो स्टोमक एसिड उसको किल कर देगा और डिजीज़ नहीं हो पाएगी। अब इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होता है? जो लोग एंटासिड्स ले रहे हैं या फिर जिनकी गैस्ट्रिक्टमी हुई हुई है तो उनके पास स्टोमक एसिड जो होता है वो कम होता है। तो अब वो कम स्टोमक एसिड इतना इनफ नहीं होता कि वो विब्रियोज को किल करते, तो इस वजह से थोड़ी अमाउंट में थोड़े नंबर में बैक्टीरियाज भी डिजीज़ काज करा देते हैं। ये होगी बात। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया ने जाके जो हमारे गट है उसके ब्रश बॉर्डर के साथ अटैच होना है। उसके बाद उसने वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर कॉलोनाइज होना है और फिर उसने क्या करना है कि एंटेरोटॉक्सिन को रिलीज़ करना है। अब वो एडहेयर कैसे करेगा? बैक्टीरिया एक एंजाइम को रिलीज़ करेगा, दैट इज़ नॉन एज म्यूसिनेज। म्यूसिनेज क्या करेगा? जो हमारे पास इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना, उनके कोट होते हैं, उनकी एक लेयर होती है, उसको डिज़ोल्व कर देगा। जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो प्रोटेक्शन उतर जाएगी इंटेस्टिनल सेल्स की, तो जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं वो जाके एडहेयर कर जाएंगे ब्रश बॉर्डर्स के साथ। अब जब ये एडहेयर हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद एंटेरोटॉक्सिन को रिलीज़ कर देगा। याद रखना जो विब्रियो कॉलरा का एंटेरोटॉक्सिन है उसको कहते हैं हम कॉलराजेन या कॉलराटॉक्सिन। अब जो हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो ये एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कॉलराजेन प्रोड्यूस करता है। विब्रियो इटसेल्फ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करता, वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ना उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कॉलराजेन की होती हैं 2 सब यूनिट। एक होती है ए सब यूनिट जिसको हम एक्टिव सब यूनिट कहते हैं, और एक होती है बी सब यूनिट जिसको हम बाइंडिंग सब यूनिट कहते हैं। अब जो बी सब यूनिट होती है वो पेंटामर होता है, 5 आइडेंटिकल प्रोटीन्स ने उसे बनाया होता है। उसका काम क्या होता है? बी फॉर बाइंडिंग, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जाके बाइंड कर जाएगी इंटेरोसाइट्स के साथ। और जो ए है उसने अपना एक्टिव है, उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। अब एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी ए कि जी प्रोटीन के साथ एडीपी राइबोज को ऐड कर देगी।
जी प्रोटीन की राइबोसाइलेशन करा देगी, उसकी वजह से जी प्रोटीन्स ऑन हो जाएंगे। जब जी प्रोटीन्स ऑन हो जाएंगे तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करा देंगे। जब हमारे पास एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एएमपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब साइक्लिक एएमपी हमारे पास बन जाएगा तो साइक्लिक एएमपी ने क्या करना है कि जो हमारे पास जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको क्या करना है, उनकी फॉस्फोराइलेशन करानी है। जब हमारे पास सीएमपी बन जाएगा तो वो क्या कर देंगे, प्रोटीन काइनेसिस की एक्टिवेशन करा देंगे। जब प्रोटीन काइनेसिस की एक्टिवेशन हो जाएगी तो प्रोटीन काइनेसिस क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करा देंगे आयन ट्रांसपोर्टर्स की। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। जब आयन ट्रांसपोर्टर्स की फॉस्फोराइलेशन हो गई तो जितना भी हमारे पास वाटर और आयन्स वगैरह सेल के अंदर है वो सेल के बाहर मूव करने लग जाएगा। तो इस वजह से ल्यूमन में ढेर सारा पानी आ जाएगा, ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाएंगे और इस वजह से हमारे पास डायरिया हो जाएगा। अब याद रखना, इस डायरिया में कोई न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे, कोई रेड ब्लड सेल्स, कोई वाइट ब्लड सेल्स, कुछ भी नहीं होगा। डेथ जो होती है वो यूजुअली डिहाइड्रेशन की वजह से होती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर हम फ़ौरन से ट्रीटमेंट कर देंगे तो 7 दिन के बाद बंदा रिकवर कर जाएगा। ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास वाटरी डायरिया दिखेगा। इसको हम राइस वाटर स्टूल्स भी कहते हैं। अगर राइस वाटर स्टूल आपको सिनेरियो में गिवन है तो आंखें बंद करके आपने विब्रियो कॉलरा की तरफ जाना है। एब्डोमिनल पेन कुछ नहीं होता और बाकी जो भी सिम्टम्स होते हैं ना वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रही है तो इसकी वजह से हमारे पास कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, रेनल फेलियर भी हो सकता है। चूँकि हमारे पास बाइकार्बोनेट्स का लॉस हो रहा है इसकी वजह से एसिडोसिस भी हो सकती है और पोटेशियम लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो 40% चांसेस में डेथ हो जाएगी। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो अगर तो डिजीज़ एपिडेमिक है ना तो वहाँ भी हमारे पास क्लिनिकल जजमेंट ही एनफ है। अगर एक बंदा वाटर स्टूल्स के साथ आ रहा है, राइस वाटर स्टूल्स के साथ आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि दैट इज़ विब्रियो कॉलरा। अगर वहाँ पे एपिडेमिक है, वहाँ पे डिजीज़ किसी एक कम्युनिटी में डिजीज़ फैली हुई है। लेकिन अगर हमने रेयर केसेस को डायग्नोज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरियल स्टूल का कल्चर करेंगे। मैकोनकीज एगर पे कल्चर करेंगे तो हमारे पास कलरलेस कॉलोनीज दिखेंगी, ऑल्दो इट इज़ लैक्टोज फर्मेंटर, बट फिर भी ये कलरलेस कॉलोनीज देगा मैकोनकीज एगर पे। द रीज़न इज़ बिकॉज इट फर्मेंट द लैक्टोज स्लोली। और इसके बारे में अगली बात ये भी याद रखनी है कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, बाकी जितने भी इंटेरोबैक्टीरिएशिया होते हैं वो ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। टीएसआई एगर पे एसिड स्लेंट और एसिड बट देता है, कोई गैस नहीं प्रोड्यूस करता, कोई H2S नहीं प्रोड्यूस करता। उसके अलावा हमने बाकी इसके सीरोटाइप्स की कंफर्मेशन कर देनी है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू, और एंटीबॉडी टाइटर भी कर सकते हैं हम। एंड दैट्स ऑल अबाउट विब्रियो कॉलरा।